नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर टीडीएस टीसीएस प्रोविजन से रिलेटेड काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। 1/4/2026 से आपके वो चेंजेस जितने भी हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं, कैसे कैसे सेक्शन की रीशफलिंग करी गई है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंजेस आए हैं, कैसे कैसे प्रोविज़न रहने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। हम लोग बात करें क्या सर हम पूरी डिटेल में सीखेंगे, तो मैं बता दूँ इस सेशन के अंदर कुछ भी ब्रीफ में नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं, आपको समझना जरूरी है क्या होता है टीडीएस, क्या होता है टीसीएस। ध्यान से समझिएगा, पूरा बेसिक से आपको समझा के चल रहा हूं। यहां पे मान लेते हैं मिस्टर ए ने कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली, किससे ली? मिस्टर बी से। ठीक है, कोई भी ऐसी सर्विस ली जो कि टीडीएस प्रोविजन के अंदर यहां पे फॉल करती है, उसके यहां पे पेमेंट करेंगे। ठीक है, पेमेंट पे टीडीएस डिडक्ट करेंगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट। बात समझ में आई? यस या नो? ठीक है, यहां पे प्रोविजन ने बोला मिस्टर ए आपने जो सर्विस ली है वो हमारे स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर फॉल करती है। अब आप इसकी जब पेमेंट करोगे तो पेमेंट में से टीडीएस वाला पोर्शन जो रेट प्रिस्क्राइब करे गए हैं वो आप यहां पर डिडक्ट कर लोगे। वो यहां पे फिर आप लोग रिटर्न के माध्यम से गवर्नमेंट को डिपॉजिट करोगे। बात समझ में आई? यस या नो? इसी को बोला जाता है टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। ठीक है सर, हम लोग बात करें टैक्स कलेक्ट एट सोर्स की, तो यहां पे मिस्टर ए ने गुड्स सोल्ड किए मिस्टर बी को। वो गुड्स ऐसे थे जिनके ऊपर टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होते थे। अब मिस्टर ए जो कलेक्ट करेंगे पेमेंट मिस्टर बी से, गवर्नमेंट ने बोला, मतलब इनकम टैक्स एक्ट ने बोला कि सर रुकिए, यहां पे आपको टीसीएस भी कलेक्ट करना है स्पेसिफिक रेट से। आप यहां पे टीसीएस कलेक्ट करोगे और रिटर्न के माध्यम से हम लोगों को वो वाला टैक्स का अमाउंट मिस्टर बी का यहां पे डिपॉजिट कर दोगे। बात समझ में आई? पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? कैसे कैसे नेचर ऑफ पेमेंट वगैरह के अंदर चेंजेस आए हैं, कहां कहां सेक्शन की रीशफलिंग करी गई है, सब कुछ डिटेल में रहने वाला है। ठीक है सर, अब हम लोग चलते हैं हमारे मेन प्रोविजन के ऊपर। यहां पे थ्रू अ चार्ट आप लोगों को समझ में आएगी ज़्यादा चीज़ें। तो सबसे पहले मैं बात करूं, यहाँ पे 3 सेक्शन हमारे मेन हुआ करते थे। वो सेक्शन कौन से थे? यहाँ पे आपका 192 जो कि सैलरी वाले केस के ऊपर एप्लीकेबल होता था, टीडीएस वाला। उसके बाद 193 भी एक छोटा सा होता था, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी वाला। 194 आपका मेन होता था, इसके अंदर 194 ए बी सी ऐसे चलते थे। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे टीसीएस वाला भी एक सेक्शन आई थिंक 206 ही हुआ करता था। सर बदलाव कैसे किए गए उसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 192 की जगह 392 सेक्शन लाया गया, और ये जितने भी सेक्शन थे 194 के अंदर, ये 393 के अंदर सारे इनकॉर्पोरेट किए गए। कैसे इनकॉर्पोरेट किए गए वो भी समझना है। अब मैं आपको पूरा लॉ मेकर यहां पे बना के चलूंगा। ठीक है, इसके अंदर सब सेक्शन 1 रखा गया, 2 रखा गया, 3 रखा गया, 4 रखा गया। इसके अलावा भी सब सेक्शन है, बट आपके काम के यही वाले हैं। ठीक है, तो 1 के अंदर क्या बोला गया, ध्यान से सुनिएगा। अगर यहां पे पेयर जो है वो रेसिडेंट है तो सेक्शन नंबर 393 सबसेक्शन नंबर 1 एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अंदर टेबल इनकॉर्पोरेट करी गई है, उसके अंदर यहां पे सीरियल नंबर के हिसाब से प्रिस्क्राइब करा गया है किस नेचर ऑफ पेमेंट पे किस रेट से कब यहां पे टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। सर यहां पे अगर नॉन रेसिडेंट है तो यहां पे सबसेक्शन नंबर 2 एप्लीकेबल हो जाएगा, टेबल यहां पे वो वाली एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है सर, यहां पे 3 वाला सबसेक्शन अगर एप्लीकेबल हो रहा है तो उस केस में कौन सा पर्सन यहां पे फॉल करेगा? तो जितने भी एनी पर्सन वाला कॉन्सेप्ट रहता है ना, एक एनी पर्सन को पेमेंट करी जा रही है, कोई भी पर्सन हो, इस केस में टीडीएस जो डिडक्ट किया जाएगा, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट नहीं देखा जाएगा, तो वो सबसेक्शन नंबर 3 के अंदर कवर करा गया। और कुछ स्पेसिफिक चीजें जो टीडीएस के प्रोविजन से बाहर रखती हैं वो यहां पे सबसेक्शन नंबर 4 के अंदर इनकॉर्पोरेट करी गई। आपको पूरा लॉ मेकर का ड्राफ्ट समझ में आया? यस या नो? और यहां पे 394 पहले ये जो भाग गया था सेक्शन कहीं और जाके, अब यहां पे इसके पास में टीडीएस के पास में रख दिया गया। ये आपका टीसीएस का पूरा सेक्शन इस तरीके से पूरा ड्राफ्ट करा गया डीटीसी के अंदर। बात समझ में आई? सर पूरी चीजें डिटेल में आपको समझा रहा हूं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। मैं बताऊं अगर इस वीडियो के ऊपर 500 लाइक होते हैं तो 24Q 26Q आप लोगों को पूरी डिटेल में कैसे हम लोगों को रिटर्न फाइलिंग करनी है उसकी पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों को अवेलेबल होगी। ठीक है सर, अब हम लोग बात करते हैं 1 बाय 1 कैसे कैसे आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें जो वो देखनी है।
मैंने पुराने सेक्शन का रेफरेंस इसलिए दिया है क्योंकि पुराने सेक्शन ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे याद है, उन लोगों को पता रहता है, और सीए वाले बच्चे तो सेक्शन नंबर याद करके ही जाते थे क्योंकि उनका एक नंबर वैसे ही बढ़ जाता। 2 नंबर का क्वेश्चन आता था, टोटल 8 नंबर का आता था मेरे टाइम पे तो, और यहाँ पे अगर सेक्शन नंबर सही मेंशन कर दिया उसके हिसाब से 1 एंड 2 लाइन में उसके जो प्रोविजन है वो सही लिख दिया तो 1 नंबर आपको मिल जाता था, चाहे आपकी केस स्टडी भी गलत हो जाए अंदर की। ठीक है सर, अब मैं आपको बता के चलता हूँ, पहले यहाँ पे 192 होता था, अब यहाँ पे 392 आपका सेक्शन होता है। नेचर ऑफ पेमेंट कौन सी करी जा रही है? सैलरी की करी जा रही है। डिडक्टर कौन रहेगा? सर पेमेंट कौन करता है सैलरी की? एम्प्लॉयर ही करेगा। किसको की जाती है? एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय का टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। सर किस रेट से? स्लैब रेट से यहाँ पे टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाता है, कोई भी यहाँ पे स्पेसिफिक रेट नहीं है अलग से, एज पर इनकम स्लैब रेट से यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड है वो रहा करती है। सर कौन कौन सी यहाँ पे रिलीफ दिए जाते हैं? तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, 87A की रिबेट भी मिलती है, ग्रेचुइटी लीव इनकैशमेंट लिमिट के हिसाब से यहाँ पे मिलती है, और एग्जम्पशन के अंदर यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। इसके अलावा भी कोई पॉइंट जो है वो ध्यान रखने होते हैं। द एम्प्लॉय मस्ट प्रोवाइड द एम्प्लॉयर विद एक्यूरेट डिटेल ऑफ एग्जम्पशन डिडक्शन टू इंश्योर द प्रॉपर टीडीएस कैलकुलेशन। यहाँ पे आपको सारी डिटेल अपने एम्प्लॉयर को फर्निश करनी होगी। द एम्प्लॉय मस्ट इन्फॉर्म द एम्प्लॉयर अबाउट द एनी रेलिवेंट चेंजेस इंक्लूडिंग चूजिंग द टैक्स रिजाइम, जो भी रिजाइम वगैरह आपको सेलेक्ट करनी है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना होगा। वो उसी हिसाब से यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन करेगा सैलरी की, और फिर टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। सर एक और सेक्शन होता था 192A, वो अब यहाँ पे सेक्शन नंबर 392(7) यहाँ पे हो चुका है। प्री मिच्योर विड्रॉल फ्रॉम ईपीएफ, एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ पीएफ में से कोई भी पर्सन यहाँ पे जो है वो पैसा अगर निकालता है एम्प्लॉय, तो यहाँ पे जो भी इसकी पेमेंट कर रहा है एनी पर्सन, वो 10% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करता है। सर किस केस में इस वाले सेक्शन के अंदर टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा? अगर विड्रॉल का अमाउंट लेस देन 50,000 है तो ये वाले प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, और अगर यहाँ पे एम्प्लॉय ने 5 ईयर की कंटिन्यूस सर्विस जो है वो यहाँ पे कंप्लीट कर ली गई है तो उस केस में भी यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है सर, हम लोग बात करें, एक सेक्शन होता था 193, वो अब हो चुका है 393। ये क्या है आपका? ये आपका सब सेक्शन है, सेक्शन नंबर 393 सब सेक्शन नंबर 1, ये आपका सीरियल नंबर है 51। ठीक है सर, हम लोग बात करें इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की, यहाँ पे इंटरेस्ट मिला है सिक्योरिटीज के ऊपर। सिक्योरिटीज कौन सी वाली? सिक्योरिटीज आपकी बॉन्ड वाली, डिवेंचर वाली और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है सर, सर कौन काटेगा? कोई भी पर्सन काटेगा जो इसकी पेमेंट कर रहा है। किसका काटेगा? रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। किस रेट से? रेट इन फोर्स, ये आपका बजट में इस साल वाला जो आने वाला है 1 फरवरी को प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा। एंड यहाँ पे कब टीडीएस नहीं काटा जाएगा? तो इंटरेस्ट का अमाउंट अगर बिलो देन 10,000 है तो यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। कोई और एग्जम्पशन है क्या? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, LIC, GIC, इंश्योरर, सर्टेन सेविंग बॉन्ड के ऊपर अगर इंटरेस्ट दे रहा है तो उसके ऊपर भी यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है सर, इसके बाद हम लोग बात करें सेक्शन नंबर 194 जो पहले होता था वो आपका हो चुका है सेक्शन नंबर 393 सब सेक्शन नंबर 1 सीरियल नंबर 7। डिविडेंड की पेमेंट कर रही है, कौन कर रही है? कंपनी कर रही है। किसको कर रही है? रेसिडेंट शेयर होल्डर को कर रही है। अब आपको फ्लो में सारी चीजें आराम से समझ में आ रही होंगी, इसीलिए मैं चीजें बेसिक से कवर कराना पसंद करता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली जब फ्लो में चीजें चलती हैं तो देखने वाले को भी मजा आता है और पढ़ाने वाले को भी मजा आता है। ठीक है सर, किस रेट से यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा? 10% की रेट से। सर कब नहीं किया जाएगा? इसके ऊपर कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है क्या? इतने का अगर डिविडेंड अमाउंट है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इस बार कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट इसके अंदर नहीं इनकॉर्पोरेट है। सर कोई एग्जम्पशन है क्या? हाँ जी बिल्कुल है। डिविडेंड इनकम फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कैपिटल गेन इन स्पेसिफाइड ट्रस्ट केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। डिविडेंड पे किया जा रहा है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को नोटिफाइड सिचुएशन के अंदर, तो उस केस में भी यहाँ पे डिविडेंड की पेमेंट पे टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है सर, ध्यान से समझिएगा, आपका जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो यहाँ पे आ चुका है। इसके अंदर चेंजेस भी आए हैं। 194A था, अब यहाँ पे 393 सबसेक्शन नंबर 1 सीरियल नंबर 52 एंड 53 इसके रेलिवेंस में रखा गया है न्यू डीटीसी के अंदर। सर कौन सी पेमेंट है? इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज। मैं बात करूं तो सिक्योरिटीज वाली तो बात यहां पे हुई गई थी आपकी इस वाले सेक्शन के अंदर। अब हम बात करें अदर देन सिक्योरिटीज का मतलब फिक्स डिपॉजिट के ऊपर, सेविंग अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिला करता है। सर ये इंटरेस्ट कौन देता है? बैंकिंग कंपनीज देती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज देती हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस भी देते हैं यहाँ पे,
ठीक है, और उसके अलावा स्पेसिफाइड पर्सन को मैं आपको अलग से भी समझाऊंगा, ठीक है। तो काफ़ी जगह पे आएगा आपका स्पेसिफाइड पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट किसको करी जा रही है, रेसिडेंट पे को करी जा रही है। जो भी रेट इन फोर्स यहाँ पे बजट में अभी आएगा वो आपका यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। हम लोग बात करें सर सीनियर सिटीजन के केस में, अगर यहाँ पे 1 लाख तक का इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा है कोई भी बैंक है, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो यहाँ पे उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। अगर बैंक यहाँ पे सीनियर सिटीजन को नहीं किसी अदर पर्सन को पेमेंट कर रहा है तो 50,000 के इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ये थ्रेशोल्ड इस सेक्शन के अंदर एप्लीकेबल होती है। अगर इनके अलावा मतलब अदर कर रहे हैं, बैंक नहीं कर रहे, अदर स्पेसिफाइड पर्सन वगैरह कोई पेमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में 10,000 की लिमिट यहाँ पे प्रिस्क्राइब करी गई है। 10,000 के ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। हम लोग बात करें स्पेशल पॉइंट की, तो टीडीएस नॉट रिक्वायर्ड ऑन इंटरेस्ट पेड टू सर्टेन एंटिटी। बैंक को पेमेंट करेगी इंटरेस्ट की, तो क्या यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करेगी? नहीं करेगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी को करेगी? नहीं, यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में भी नहीं होगा, इंश्योरेंस कंपनीज के केस में भी नहीं होगा, और गवर्नमेंट बॉडीज और मोर के केस में भी यहाँ पे जो टीडीएस है उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। सर एक और यहाँ पे जो वर्ड है वो आपने यहाँ पे देखा था, स्पेसिफाइड पर्सन कौन होते हैं, ध्यान से समझिएगा। कोई भी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। सर अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ का मतलब कंपनीज, फर्म, एलएलपी, ट्रस्ट और एओपी, बीओएस वगैरह, ठीक है। या फिर इंडिविजुअल और एचयूएफ, ऊपर तो यहाँ पे बाहर रखा गया, इंडिविजुअल और एचयूएफ को यहाँ पे बाहर रख दिया गया कि आप इसके अंदर फॉल नहीं करोगे, आप स्पेशल पर्सन नहीं कहलाओगे। बट यहाँ पे इंडिविजुअल एचयूएफ रोने लगे, सर हमको भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करो। तो यहाँ पे लॉ मेकर ने बोला रुको रुको, अगर आप यहाँ पे बड़े लोग हो, बड़े लोग का मतलब क्या है, अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपकी जो टर्नओवर है प्रीवियस टैक्स ईयर के अंदर मोर देन 1 करोड़ है, और प्रीवियस टैक्स के अंदर अगर यहां पे आप प्रोफेशन कर रहे हो तो उस केस में आपकी जो टर्नओवर है वो यहां पे मोर देन 50 लाख है। अगर मैं सीधी सीधी एक बात करूं और यहां पे कोई टैक्स ऑडिट का लर्नर मेरा जो ये वाली वीडियो देख रहा है, तो मैं उसको एक डायरेक्ट चीज कम्युनिकेट करूं, अगर लास्ट टैक्स ईयर के अंदर उसके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो रही है तो वो बंदा यहां पे स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल ही नहीं हो रही है तो वो स्पेसिफाइड पर्सन के अंदर फॉल नहीं करेगा, ठीक है सर। मैंने टैक्स ऑडिट से भी इसको कनेक्ट करा दिया है और आपको सिंप्लीफाइड वे में भी इसको समझा दिया है कौन यहां पे स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में आएगा। अब बार बार आप मेरे से मत पूछना, आगे भी यहां पे स्पेसिफाइड पर्सन आपको देखने को मिलेगा, तो यहां पे आप लोग समझ जाना, इंडिविजुअल या एचयूएफ जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या फिर 50 लाख से ज्यादा है प्रीवियस टैक्स ईयर के अंदर, या फिर अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ इसके अंदर कवर होते हैं, ठीक है सर। हम लोग बात करें, पहले सेक्शन होता था यहाँ पे 194B, अब यहाँ पे हो चुका है 393, सब सेक्शन नंबर 3 सीरियल नंबर 1, ठीक है सर। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम एंड अदर गेम ऑफ एनी सॉर्ट और गैम्बलिंग, यहाँ पे कोई भी पर्सन एनी पर्सन को पेमेंट कर रहा है तो रेट इन फोर्स पहले तो यहाँ पे 30% था, अभी यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर दिए जाएंगे, उसके ऊपर यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। सर अगर यहाँ पे 10,000 का यहाँ पे सिंगल ट्रांजैक्शन है तो उस केस में भी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी 10,000 रुपीज तक, ठीक है सर। ये 3 सेक्शन बिल्कुल सेम है आपके बीए बीबी, बस इसमें क्या चेंजेस है, यहाँ पे पेमेंट करी जा रही है विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम प्लेटफॉर्म की, और यहाँ पे विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस की पेमेंट करी जा रही है। इस तरीके से अलग अलग इन सेक्शन को बनाया गया, ठीक है सर। अब हम लोग बात करते हैं हमारे जो जनरल प्रैक्टिस के अंदर सबसे काम का सेक्शन होता था 194C, अभी तक तो है वो 31 मार्च तक वो है, ठीक है। 1 अप्रैल से ये सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, तो यहाँ पे 393 सीरियल नंबर 61 सबसेक्शन नंबर 1 सीरियल नंबर 61 के अंदर इसको कवर किया गया। पेमेंट करी जा रही है कॉन्ट्रैक्टर को और सब कॉन्ट्रैक्टर को, किसके रिगार्डिंग सर, वर्क कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, एडवर्टाइजमेंट, कैटरिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे पेमेंट करी जा रही है। किसको करी जा रही है, रेसिडेंट पर्सन को। कौन कर रहा है, स्पेसिफाइड पर्सन कर रहा है। तो किस रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा, अब ध्यान से समझिएगा। अगर ये रेसिडेंट वाला पर्सन इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ है तो यहाँ पे 1% की रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर ये वाला पर्सन कंपनी है तो यहाँ पे 2% की रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है सर। सर कोई थ्रेशोल्ड है क्या, ध्यान से सुनिएगा, थ्रेशोल्ड को भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा इफ पेमेंट इज लेस देन 30,000 पर कॉन्ट्रैक्ट, या फिर टोटलिटी, पहले हमने इंडिविजुअल देखा अब हम टोटलिटी में बात करेंगे।
टीडीएस एप्लीकेबल इस टोटल पेमेंट एक्सीड ₹1 लाख इन ईयर के अंदर, अगर 1 लाख से ऊपर क्रॉस हो जाता है तो उस केस में भी यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अगर लेस देन 1 लाख है तो उसके ऊपर नहीं किया जाएगा, और अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है 27 के मान लो, 28 के मान लो, तो उसके ऊपर भी नहीं किया जाएगा। एक कॉन्ट्रैक्ट अगर 30,000 से ज़्यादा का है तो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा कोई एग्जम्पशन है क्या? ट्रांसपोर्टर को यहाँ पे एग्जम्प्ट किया गया है, पर्सनल यूज कॉन्ट्रैक्ट जितने भी होते हैं उसको यहाँ पे एग्जम्प्ट किया गया है, मटेरियल कंपोनेंट सेपरेटली शोन दिखा गया है, तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है सर। एक सेक्शन होता था 194D इंश्योरेंस कमीशन वाला, अब ये हो चुका है आपका 393(1) सीरियल नंबर 11। ठीक है सर। इंश्योरेंस कंपनी काटती है, किसका काटती है? जो भी इसका एजेंट वगैरह होते थे, रेसिडेंट एजेंट, रेट इन फोर्स यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा। नो टीडीएस इफ कमीशन डज नॉट एक्सीड 20,000 तक के जो इंश्योरेंस कमीशन पे किया जा रहा है उसके ऊपर यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है सर। हम लोग बात करें, एक सेक्शन होता था 194DA इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये अब आपका हो चुका है 393(1) सीरियल नंबर 81। इंश्योरेंस कंपनी किसको? एनी रेसिडेंट पर्सन जिसको भी पेमेंट करी जा रही है उसके ऊपर यहाँ पे 2% की रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाता था। नो टीडीएस इज रिक्वायर्ड इफ द टोटल कमीशन और अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर इज बिलो देन ₹1 लाख का अमाउंट यहाँ पे जो है वो पे किया जा रहा है, तो इस केस में यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। कोई स्पेशल पॉइंट? कवर कमीशन पेड ऑन मैच्योरिटी और सरेंडर ऑफ पॉलिसी और एनी अदर टाइप ऑफ रिवॉर्ड लिंक टू इंश्योरेंस यहाँ पे कवर किया गया है। ठीक है सर। एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी देखने को मिलता है, कमीशन और ब्रोकरेज से रिलेटेड 194H आपका हुआ करता था। अगर स्पेसिफाइड पर्सन यहाँ पे पेमेंट कर रहा है रेसिडेंट पर्सन को, तो यहाँ पे 2% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करेगा अगर कमीशन और ब्रोकरेज की पेमेंट करी जा रही है। ठीक है सर। अगर कमीशन और ब्रोकरेज की पेमेंट 20,000 से ज़्यादा की नहीं है तो यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। नो टीडीएस इज रिक्वायर्ड ऑन कमीशन पेड टू बैंक और रिलेटेड सिक्योरिटी, इस केस के अंदर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है सर। रेंट वाला केस, इसके अंदर भी चेंजेस आए हैं? बिल्कुल चेंजेस आए हैं। किस प्रोविजन के हिसाब से आए हैं? सेक्शन नंबर 393(1) सीरियल नंबर 22। रेंट पे कर रहा है स्पेसिफाइड पर्सन, किसको कर रहा है सर? एनी रेसिडेंट पर्सन को पेमेंट कर रहा है। ठीक है। अब रेंट दो तरीके से पे किया जा सकता है, या तो प्लांट एंड मशीनरी हमने ले रखी है रेंट के ऊपर, या फिर हमने लैंड एंड बिल्डिंग या फिर फर्नीचर ले रखा है। ठीक है। अगर प्लांट एंड मशीनरी है तो यहाँ पर 2% की रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अगर यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर है तो यहाँ पर 10% की रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। सर क्या यहाँ पे कोई थ्रेशोल्ड है? अगर यहाँ पर रेंट का अमाउंट 50,000 का पर मंथ वाला है, कोई भी एनुअली वाला नहीं देखना, पर मंथ है, तो यहाँ पे एग्जम्प्ट किया गया है, उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है सर। हम लोग बात करें 194IA जो पहले रहता था, अब यहाँ पे आपका 393 टेबल नंबर 1 सीरियल नंबर 3 हो चुका है। पेमेंट करी जा रही है किसकी? ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है। प्रॉपर्टी का जो भी बायर होगा वो टीडीएस डिडक्ट करता है रेसिडेंट पर्सन जो कि सेलर है। ठीक है। कितना डिडक्ट करता है? तो 1% ऑफ द हायर ऑफ सेल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, इनमें से जो भी हायर होता है उसका 1% यहाँ पे बायर सेलर का टीडीएस डिडक्ट करके चलता है। सर रिटर्न कौन सी फाइल होती है? रिटर्न आपकी 26QB फाइल होती है। अब देखते हैं इसके अंदर भी ये नंबरिंग वगैरह में कुछ चेंजेस लाते हैं या कैसे उसको ड्राफ्ट करते हैं, बिकॉज रिटर्न के अंदर भी मेजर चेंज इसके अंदर आने वाला है। ठीक है सर। टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल अगर सेल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बिलो देन 50 लाख है। यहाँ पे वर्ड क्या है? ध्यान से वर्ड समझा कीजिए। बिलो लिखा है, 50 लाख की भी प्रॉपर्टी हो गई तो यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा, और 50 लाख से ज़्यादा की भी होगी तो भी यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर लेस देन है 50 लाख से तो यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, और एग्रीकल्चर लैंड तो वैसे भी एग्जम्प्ट होता है, इस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। सर एक सेक्शन और होता है 393(1) सीरियल नंबर 21 पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ नॉट लायबल टू टैक्स ऑडिट। बात समझ में आई कुछ? यहाँ पे अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन की बात होती हुई दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है। ठीक है। तो इस केस में अगर एनी रेसिडेंट पर्सन को पेमेंट करी जा रही है तो 2% की रेट से यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। सेम यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट है, अगर 50,000 पर मंथ का यहाँ पे रेंट है तो उस केस में यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है सर। सेक्शन नंबर 194J काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन हुआ करता था और अभी भी इंपॉर्टेंट ही है वैसे तो। 393(1)
सीरियल नंबर 63 फीस पे करी जा रही है प्रोफेशनल सर्विस की या फिर टेक्निकल सर्विस की, या फिर रॉयल्टी पे करी जा रही है, या फिर डायरेक्टर रेम्युनरेशन पे करा जा रहा है, या फिर कंसल्टेंसी सर्विस पे करी जा रही है। सर ये पेमेंट कौन कर रहा है? कोई भी नॉर्मल पर्सन कर रहा है क्या? नहीं सर, स्पेसिफाइड पर्सन कर रहा है। सर किसको करी जा रही है? रेसिडेंट पर्सन को करी जा रही है। तो किस रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा? 2% रॉयल्टी के ऊपर और टेक्निकल सर्विस के ऊपर और 10% प्रोफेशनल सर्विस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि थोड़ी सी इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी है, बट चार्ट उस तरीके से प्रिपेयर करे गए हैं, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। थ्रेशोल्ड क्या रहेगी? नो टीडीएस इफ पेमेंट इज बिलो देन थ्रेशोल्ड, लिमिट 50,000 ईच पर ईयर। प्रोफेशनल सर्विस के लिए अलग है, ठीक है, एंड यहाँ पे टेक्निकल सर्विस के लिए अलग है, रॉयल्टी के लिए अलग है, कंसल्टेंसी सर्विस के लिए अलग है। सर डायरेक्टर रेम्युनरेशन नहीं बोला आपने? डायरेक्टर रेम्युनरेशन के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। वो अगर आप 0 रुपये का भी पे, 0 रुपये इन द सेंस अगर आप 10 रुपये का भी पे करोगे तो उस केस में भी यहाँ पे टीडीएस जो है वो डिडक्ट करा जाएगा। बाकी सारे केस में 50,000 ईच की लिमिट यहाँ पे प्रिस्क्राइब करी गई है। ठीक है सर, अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 194M होता था। 194M पता है क्या होता था? अगर आप सी में 194C, पुराने वाली बातें कर रहा हूं, अभी नई वाली बताऊंगा। ठीक है, अगर आप 190C से बचकर आ गए हो, अगर आप 194H से बचकर आ गए हो, अगर आप 194J से बचकर आ गए हो, तो आप 194M के अंदर आ सकते हो। कैसे आओगे वो बताऊंगा, आ सकते हो। ठीक है, अब सेक्शन बदल के क्या हो चुका है? 393(1) सीरियल नंबर 62 पेमेंट कर रहे हैं किसको? कॉन्ट्रैक्टर 194C, कमीशन ब्रोकरेज 194H पहले हुआ करता था, प्रोफेशनल फीस 194J। बट सर किस केस में टीडीएस डिडक्ट होगा? तो यहां पे ध्यान से देखिए, अगर 50 लाख से ज्यादा इन 3 नेचर ऑफ पेमेंट करी गई हैं, उसी केस में यहां पे इसकी एप्लीकेबिलिटी आएगी। ठीक है सर, यहां पे पेयर कौन होगा? तो इंडिविजुअल और एचयूएफ, जो कि इसके अंदर कवर नहीं है। ये सारे सेक्शन नए वाले हैं आपके। ठीक है, किसको पेमेंट करी जा रही है? कोई भी रेसिडेंट पर्सन को। किस रेट से? 2% की रेट से यहाँ पे टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाएगा, और अगर 50 लाख तक की पेमेंट है तो यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है सर, एक सेक्शन होता था 194N, अब क्या हो चुका है? 393 सबसेक्शन नंबर 3 और यहां पे सीरियल नंबर 5। ठीक है, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, यहां पे अगर आप बैंक से पैसा निकालते हो तो उसके ऊपर भी क्या टीडीएस डिडक्ट होता है? बड़ी ही दुविधा है सर, इंडिया के अंदर आम इंसान के ऊपर कब टैक्स कट जाए उसको खुद नहीं पता रहता है। ठीक है, डेवलपमेंट के नाम पे तो खैर आप जानते ही हो क्या देते हैं। मैं बताऊं तो जितने भी ये प्रोविजन है ना, तो आधे से ज्यादा प्रोविजन किसी फॉरेन टैक्स लॉ से उठा के लाए गए हैं। ठीक है, बट वो एक मीम भी चलता है ना कि जो टैक्स प्रोविजन है वो तो आपने डेवलप्ड नेशन के उठा लिए हैं, बट जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो थोड़ी डेवलप्ड नेशन वाली है नहीं। ठीक है, चलिए ये सब थोड़ी हंसी मजाक की बात है, दोबारा हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। अगर यहाँ पे बैंक है, वो यहाँ पे पेमेंट कर रहा है किसको? एनी पर्सन को, और वो एक लिमिट से ज्यादा कैश विड्रॉ कर रहा है, तो उसके ऊपर बैंक यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करता है। कैसे करता है उसको समझना। ठीक है, अगर पर्सन की जो आईटीआर है वो 3 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर रेगुलरली फाइल हो रही है, या फिर किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसने फाइल करी है, तो यहाँ पे मोर देन 1 करोड़ के ऊपर, इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ के ऊपर 2% के रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा। चीजें मैं फ्लो में बता रहा हूं, फ्लो में समझ से चलिए, आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, नहीं समझ में आ रही है दोबारा रिपीट करके इसको सुनिए। अगर यहां पे प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर किसी भी साल के अंदर यहां पे आईटीआर फाइल हुई है, तो आपके ऊपर 1 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल होती है। इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ के ऊपर यहां पे 2% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करेगा बैंक। ठीक है सर, अगर यहां पे आईटीआर फाइल नहीं करी गई है, प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर आईटीआर फाइल नहीं करी गई है, तो आपके ऊपर लिमिट कैसे एप्लीकेबल होगी? 20 लाख तक का विड्रॉल के ऊपर कुछ भी नहीं लगेगा। मोर देन 20 लाख एंड अप टू 1 करोड़ के ऊपर यहाँ पर 2% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करेगा बैंक। ठीक है सर, अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा यहाँ पे कैश विड्रॉल किया और आपकी आईटीआर फाइल नहीं हुई है, तो उस केस में यहाँ पे 5% की रेट से आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। आपको पूरा सेक्शन प्रोविजन समझ में आया? यस या नो? ठीक है सर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 194O हुआ करता था, अब आपका हो चुका है 393 सबसेक्शन नंबर 1 सीरियल नंबर 85। सर कौन यहाँ पे टीडीएस जो है वो डिडक्ट करेगा? तो यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर, अमेजोन वाले ले लो, ठीक है, फ्लिपकार्ट वाले ले लो, इसके ऊपर जो रजिस्टर्ड ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, जो भी सेलर है, उसका टीडीएस डिडक्ट करता है। कौन करेगा? ये वाले प्लेटफॉर्म करेंगे, ई कॉमर्स ऑपरेटर करेगा। बात समझ में आई? यस या नो? ठीक है सर, हम लोग बात करें किस रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, तो 0.1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल से ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो टीडीएस डिडक्ट करके चलेगा।
TDS इज नॉट रिक्वायर्ड इफ ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट इज अ इंडिविजुअल और HUF है एंड उसकी जो टोटल सेल और सर्विस है वो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर के अंदर 5 लाख से ज़्यादा की नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो TDS डिडक्ट नहीं करेगा। ठीक है सर, हम लोग बात करें एक और सेक्शन हमारा 194P, ये अब हो चुका है 393 सबसेक्शन नंबर 1 सीरियल नंबर 83, डिडक्शन ऑफ टैक्स बाय अ स्पेसिफाइड बैंक। यहाँ पे टैक्स डिडक्ट करता है इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन हैविंग एज ऑफ 75 और मोर। स्पेसिफाइड बैंक यहाँ पे प्रिस्क्राइब करे गए हैं। रेसिडेंट सिटीजन का यहाँ पे TDS डिडक्ट किया जाएगा जिनकी उम्र 75 साल या उनसे ज़्यादा है और उनकी खाली पेंशन की इनकम है और इंटरेस्ट की इनकम है फ्रॉम द सेम बैंक वेयर रिसीव देयर पेंशन। जहाँ पे उनकी पेंशन रिसीव हो रही है वहाँ पे ये इंटरेस्ट वाली इनकम भी उनकी रिसीव हो रही है, तो यहाँ पे जो बैंक है वो यहाँ पे TDS डिडक्ट करेगा। ठीक है सर, यहाँ पे रेट इन फोर्स से TDS डिडक्ट होगा। इफ टैक्स हैज बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194P द सीनियर सिटीजन इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है सर, इसके अलावा हम लोग बात करें सेक्शन नंबर 194Q जो अब हो चुका है आपका 393 सबसेक्शन नंबर 182 पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स ऑफ द एग्रीगेट ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख। अगर 50 लाख से ज़्यादा का गुड्स यहाँ पे परचेज किया जाता है तो एनी पर्सन जो भी बायर है यहाँ पे सेलर का TDS काट के चलेगा। सर कितना काटेगा? 0.1% की रेट से यहाँ पे TDS जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। TDS इज डिडक्टेबल ऑन सम एक्सीडिंग ₹50 लाख से जो भी ज़्यादा वाला पोर्शन है उसके ऊपर यहाँ पे इस रेट से TDS डिडक्ट किया जाएगा। हम लोग बात करें सेक्शन नंबर 194R जो हुआ करता था एनी बेनिफिट और पर्क वाला, ये अब हो चुका है आपका सेक्शन नंबर 393 सबसेक्शन नंबर 1 सीरियल नंबर 84। यहाँ पे स्पेसिफाइड पर्सन अगर पेमेंट कर रहा है बेनिफिट पर्क की रेसिडेंट को तो 10% की रेट से TDS डिडक्ट किया जाएगा। TDS यहाँ पे कब नहीं काटा जाएगा? अगर टोटल वैल्यू ऑफ बेनिफिट और पर्क प्रोवाइडेड टू रेसिपेंट 20,000 से ज़्यादा का नहीं है फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उस केस में यहाँ पर TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा। सर वीडियो से रिलेटेड भी एक सेक्शन आया था 194S, ये अब आपका हो चुका है 393 सबसेक्शन नंबर 1 सीरियल नंबर 86 TDS ऑन ट्रांसफर ऑफ VDA। बायर होगा जो भी VDA का, यहाँ पे सेलर का TDS डिडक्ट करेगा 1% ऑफ द कंसिडरेशन की रेट से। ठीक है सर, हम लोग बात करें एक और सेक्शन जो कि लेटेस्ट में भी लाया गया था 194T, ये अब आपका हो चुका है 393 सीरियल नंबर 7 पेमेंट बाय फर्म टू पार्टनर। अगर यहाँ पे फर्म पार्टनर को पेमेंट कर रही है तो यहाँ पे 10% की रेट से TDS डिडक्ट किया जाएगा। नो TDS इज रिक्वायर्ड इफ द टोटल पेमेंट टू पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे अगर 20,000 से ज़्यादा की पेमेंट नहीं करी गई है तो उसके ऊपर TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा। आप लोगों ने सारे जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेक्शन थे, कैसे इसको रीशफलिंग करी गई, कैसे कैसे ओल्ड एंड न्यू का पूरा कंपेरिजन समझा। अंदर के प्रोविजन कहीं कहीं मिलते जुलते हैं बट रीशफलिंग की वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं इस प्रोविजन को समझने में। ठीक है, अब आप यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स एक्ट जो है उसको भी समझ लीजिए। इनकम टैक्स एक्ट 2025 वाला है आपका। ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हो ये आपका 392 कंपैरिजन देख सकते हो 192 और 192A पैरेलल इस सेक्शन के यहाँ पे चलता था, ये पुराना वाला जो एक्ट था। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग बात करें नया सेक्शन 393, ये आपका इन सारे सेक्शन को कवर करता है। इसके अलावा आपका यहाँ पे 394 कलेक्शन ऑफ टैक्स की बात करता है। ठीक है, इसके अलावा मैं बताऊँ तो आपको 392(1) ये आप लोग देख सकते हो सैलरी एंड एक्यूमुलेटिव बैलेंस टू द एम्प्लॉय, ये आपका 392(1) के अंदर कवर किया गया। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, ये आपका TDS वाला प्रोविजन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है 393(1). ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये आपकी टेबल स्टार्ट हो जाती है। फॉर पेमेंट टू रेसिडेंट को करी जा रही है। अब यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट के हिसाब से डिवाइड कर दिया इन्होंने। ठीक है, सीरियल नंबर 1 इसका सब सीरियल नंबर ये हो गया 1। ठीक है, ये आपका कमीशन और ब्रोकरेज का हो गया। ये आपका सीरियल नंबर 2 हो चुका है, ये आपका कमीशन और ब्रोकरेज हो गया। उसके बाद रेंट जो भी नेचर ऑफ पेमेंट है उसके हिसाब से इन्होंने स्पेसिफाई किया है। ठीक है, टेबल के अंदर पूरा इनकॉर्पोरेट इन्होंने इस तरीके से किया है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो इसका सबसेक्शन नंबर 2 है, ये आप देख सकते हो ये सबसेक्शन नंबर 2, ये अगर यहाँ पे नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करी जा रही है उसके हिसाब से यहाँ पे जितनी पेमेंट है ये नॉन रेसिडेंट वाले प्रोविजन यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिए गए। उसके बाद यहाँ पे सबसेक्शन नंबर 3 के अंदर किसी भी पर्सन को यहाँ पे पेयर है तो उस केस में यहाँ पे TDS के प्रोविजन इस तरीके से इनकॉर्पोरेट करे गए। और यहाँ पे आपका सबसेक्शन नंबर 4 ये आप लोग देख सकते हो द डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स शैल नॉट बी मेड। यहाँ पे TDS इन प्रोविजन में अगर फॉल करता है तो TDS इस केस में डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है सर, हम लोगों ने सारी चीज़ें समझी। मैं आपको यहाँ पे TCS के जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं है, बस खाली सेक्शन नंबर जो है वो यहाँ पे बदला है, वो भी एक बार दिखा देता हूँ। ये आपका टैक्स कलेक्ट एट सोर्स, यहाँ पे आपका TCS जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सर TCS कैसे लगता है वो भी आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे
सेल ऑफ एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के केस में 1% की रेट से कलेक्शन होता है। सेल ऑफ तेंदुलीव है 5% की रेट से। सेल ऑफ टिम्बर करे जा रहे हैं अगर फॉरेस्ट लीज है और अदरवाइज तो यहाँ पे 2% की रेट से कलेक्ट किया जाता है। सेल ऑफ स्क्रैप यहाँ पे 1% की रेट से कलेक्ट करता है। कौन कलेक्ट करता है, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दिया है, सेलर जो है वो कलेक्ट करता है। सेल ऑफ मिनरल्स के केस में यहाँ पे 1% की रेट से। सेल ऑफ कंसिडरेशन एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज इन केस ऑफ मोटर व्हीकल और एनी अदर गुड्स एज केस में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में यहाँ पे 1% की रेट से टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। रेमिटेंस है तो रेमिटेंस भी आप लोग देख लीजिए। रेमिटेंस अगर किया जा रहा है एलआर स्कीम के अंदर तो यहाँ पे ऑथराइज डीलर 5%, अगर एजुकेशनल पर्पस या फिर मेडिकल पर्पस है तो 5% की रेट से कलेक्ट करता है, अदरवाइज यहाँ पे 20% की रेट से कलेक्ट करता है। ओवरसीज टूर प्रोग्राम के केस में यहाँ पे 5% ऑफ द अमाउंट और द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट अप टू ₹10 लाख तक यहाँ पे 5% की रेट से, और उसके ऊपर 20% ऑफ अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹10 लाख के ऊपर यहाँ पे 20% की रेट से कलेक्ट करता है जो भी इसका सेलर होता है। यूज ऑफ पार्किंग लॉट और टोल प्लाजा और माइन और क्वेरी फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एक्सक्लूडिंग माइनिंग एंड क्वेरिंग ऑफ द मिनरल ऑयल, यहाँ पे जो लाइसेंसर होता है और जो लेसर होता है 2% की रेट से टीसीएस कलेक्ट करता है। पूरी डिटेल में वीडियो रही या नहीं रही आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो के ऊपर 500 लाइक आते हैं तो इससे रिलेटेड जितनी भी टीडीएस टीसीएस की रिटर्न जाएंगी वो भी मैं चैनल पे फ्री में अवेलेबल कराऊंगा। पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए फ्री में अवेलेबल रहेगी। ठीक है सर, मैं बात करूं तो इस साल वाले जो रेट्स हैं वो भी मैं ये टेलीग्राम चैनल पे जो शेयर कर दूंगा, क्योंकि टैक्स ऑडिट में जो काम में आने वाले हैं इस साल वाले ही काम में आएंगे। फाइनेंशियल ईयर 25-26 की बात कर रहा हूं तो ये वाले रेट आपके काम में आएंगे। अगले साल कैसे कंप्लायंस करना है वो मैंने पूरे सेशन में समझा दिया है। ठीक है, टीसीएस के रेट तो ये भी मैं शेयर कर दूंगा। इसके अलावा जो इनकम टैक्स का स्लैब रेट है फाइनेंशियल ईयर 25-26 का न्यू वाला, वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये सारी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा। सो ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए ई फाइल ईज को, एंड हमारे टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।